वेलकम बच्चों। बहुत दिन हो गए 12th क्लास का नया लेक्चर नया वीडियो नहीं आया यूट्यूब पे, बच्चे डिमांड कर रहे हैं। ठीक, तो इस ऑनलाइन स्टडी में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ाना। चालू है? हाँ, एक मिनट चेक कर लूँ जरा, पता चला पूरा रिकॉर्ड हो जाए। हाँ ठीक, ऑनलाइन में बड़ा मज़ा आ रहा है। ठीक, और बड़ी अच्छी बात इसमें यह है कि बच्चे कभी भी 24 घंटे जब जिसको पढ़ना है तब पढ़ सकता है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस प्रमेय स्थिर विद्युत के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है 12th क्लास के सिलेबस की फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट में स्थिर विद्युत के अंदर गॉस प्रमेय आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम बैकबोन बोलते हैं, बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसे कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमें लगता है कहीं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज, हंसी मजाक वाली तो है नहीं ये क्लास वीडियो की, थोड़ा देख लिया नहीं देखा दांत निकाल लिए, ध्यान से समझिए, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। ओके, और पूरा देखिए, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जिनको सीखना है पूरा ही देखेंगे। हाँ, गॉस प्रमेय, तो इसको तो हम बोस प्रमेय बोल देते हैं। गॉस प्रमेय नहीं, क्या बोल देते हैं? बोस प्रमेय, है ना? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो गॉस प्रमेय को अपन बोले बोस प्रमेय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक, लेकिन लिख नहीं सकते ऑफिशियली, अपन याद करने के लिए बॉस प्रमेय कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बॉस ने ये जो प्रमेय दी है, ये दी है विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पिछले लेक्चर्स में अभी कहीं भी विद्युत फ्लक्स का कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो मैं नहीं चाह रहा कि कोई भी वीडियो इस तरह से बनाऊं कि कोई बच्चा अगर मुझसे पढ़ने नहीं आता है और वो देखे तो उसको कहीं लिंक टूट जाए। तो पहले गॉस प्रमेय समझने से पहले आप विद्युत फ्लक्स समझिए, विद्युत फ्लक्स क्या चीज है। विद्युत क्षेत्र हमने समझा है पिछले लेक्चर्स में। मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब होता है बच्चों? एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि बराबर दूरी पर विद्युत बल रेखाएं बराबर बराबर खींची रहेंगी। ठीक, अब मान लो इस क्षेत्र के अंदर कोई एक क्षेत्रफल रखा है, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये कोई क्षेत्रफल है इसके अंदर स्थित है। ठीक, और इस क्षेत्रफल की दिशा इस तरफ को है, वेक्टर है इधर को है। ठीक, वो विद्युत क्षेत्र इधर को है। तो डियर स्टूडेंट्स, सी द एंगल बिटवीन एस एंड वेक्टर ई। मान लो कोई एंगल थीटा है। अभी बात करते हैं क्या चीज है वेक्टर एस का। सबसे पहले मतलब समझ लीजिए, मैं इस बुक की हेल्प से आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने की। इसका क्षेत्रफल है, ये कुछ एस है, लेकिन वेक्टर एस क्या है? 11th में हमने पढ़ा था कि कोई क्षेत्रफल होता है जैसे, तो इसके लंबवत बाहर की तरफ, आपकी तरफ, इस पेंट की दिशा में, ये कहलाएगा वेक्टर एस। अगर मैंने ये टेढ़ा कर दिया तो इसके लंबवत इधर आ जाएगा वेक्टर एस, ऐसा कर दिया तो इधर आ जाएगा, ऐसा कर दिया तो इधर आ जाएगा। अब समझिएगा जरा, जैसे विद्युत बल रेखाएं इधर से पूरे में बल रेखाएं गुजर रही हैं, ऐसे पूरे में बल रेखाएं जा रही हैं, और इसमें से हम कह रहे हैं कि 100 जा रही हैं। कितनी जा रही हैं? 100 जा रही हैं। और 100 में से 90 जा रही है लंबवत दिशा में, इसके लंबवत ऐसी, और 10 नहीं जा रही लंबवत दिशा में। ठीक, तो ध्यान से समझना, विद्युत फ्लक्स जो एक भौतिक राशि कल्पना की गई, ये एक ऐसी भौतिक राशि है जो हमें यह बतलाती है, क्या बतलाती है? कि विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में कुल कितनी बल रेखाएं गुजरती हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसे इस सूत्र से निकाला जाता है, फाई से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, फाई ई। दिस इज व्हाट इट इज, फाई, है ना? फाई ई इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा, या क्या बोलेंगे इसको? फाई ई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, ये बोलेंगे। ठीक, ये पढ़ा था हमने 11th क्लास में, अदिश गुणनफल होता है। इसके स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस क्या होंगे? थीटा अगर 0 डिग्री है तो विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम जाएगा,
180 डिग्री है तो विपरीत दिशा में मैक्सिमम जाएगा। देखो कैसे, स्पेशल केसेस विद्युत फ्लक्स के। पहले इसका मात्रक देखिए, ऐसा ही मात्रक क्या होगा विद्युत फ्लक्स का, बहुत ध्यान से समझना बेटा। ऐसा यूनिट क्या होगी, तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ऐसा यूनिट मालूम है, न्यूटन प्रति कूलम होती है। विद्युत क्षेत्रफल की होती है मीटर स्क्वायर, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका मात्रक नहीं होता। ठीक, तो ये क्या बन गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, और आपको एक बात और मालूम है कि ये तीव्रता वोल्ट प्रति मीटर भी होती है, वोल्ट प्रति मीटर होती है इंटू मीटर स्क्वायर, तो इसको हम वोल्ट इंटू मीटर भी कह देंगे। ठीक, तो आज से विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या याद हो गया हमें बच्चों, हमें याद हो गया कि इसका ऐसे मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा या वोल्ट इंटू मीटर होगा। ओके, विमीय सूत्र क्या होगा विद्युत क्षेत्र का, इसका फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या बनेगा, निकाल सकते हो आप क्या, फाई ई विमीय सूत्र, इससे निकाल लो। न्यूटन यानी बल, बल का क्या होता है बोलो, एम एल टी माइनस 2 इंटू मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, और कूलम इनवर्स मतलब आवेश लेंगे हम कैसे, ए टी, और इस पर ऋण 1 की घात। अब इसको मिला दो पूरे को, तो विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र बन जाएगा, देखो देख लो राजा बेटा, देख लो एम एल कितना 1 ए है, 2 ए है तो 3 हो गया, और टी पे कितना -2 ए है और -1 ए है, तो ये हो गया -3। ओके, और ए पे हो गया -1। एक बार चेक कर लीजिए, न्यूटन यानी बल, बल यानी एम एल टी -2, मीटर स्क्वायर मतलब दूरी का स्क्वायर एल स्क्वायर, और कूलम यानी ए टी, इसका इनवर्स एल स्क्वायर का एल में मल्टीप्लाई एल क्यूब हो गया, टी -2 इधर है -1 इधर है तो -3 हो गया, और a -1, तो ये हो गया बच्चों विमीय सूत्र क्या के लिए, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, ओके। अब अगर कहीं कोई अल्प प्रश्न है, ये कोई बड़ा क्षेत्रफल नहीं है, छोटा सा क्षेत्रफल होता, ठीक, तो छोटे क्षेत्रफल से कैसे निकालते हैं, किसी अल्प पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, संबद्ध मतलब एसोसिएटेड, संबद्ध विद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा, अल्प पृष्ठ डी एस से संबद्ध फ्लक्स ई डी एस कॉस थीटा या वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। ठीक, अच्छा कुछ बच्चे हमें कह रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहे हैं इस पे यूट्यूब पे, चिंता नहीं करना, इतने न्यूमेरिकल्स कराऊंगा कि आप कहोगे कि सर न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं आज तक आजकल। ठीक, तो बहुत गहराई में, जितनी गहराई से हम इधर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इससे ज्यादा गहराई से सवाल करने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, हम IIT JEE के क्वेश्चन भी करेंगे, नीट के क्वेश्चन भी करेंगे, इंडिया भर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं फिजिक्स के 11th 12th स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चंस यूट्यूब पे लेकर आएंगे, डोंट वरी। ठीक, जस्ट वेट एंड वॉच, और जो चल रहा है उसको ध्यान से सीखते चलिए। फिजिक्स में सवाल कठिन नहीं है, ये थ्योरी समझना ज्यादा कठिन है, दिमाग में ये थ्योरी बैठ जाए ये ज्यादा कठिन है। ठीक, तो ये हो गया विद्युत फ्लक्स, समझ में आ गया सबको। ठीक, अब विद्युत फ्लक्स अभी और समझेंगे, हम और बात करेंगे अभी इस पे विद्युत फ्लक्स पे। जो फाई ई आया है, जो सूत्र आया हमारा ई एस कोस थीटा, स्पेशल केसेस देखिए, यदि थीटा 0 डिग्री हो जाए तो कोस थीटा क्या होगा, 1, यानी मैक्सिमम, सबसे ज्यादा, इसलिए किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। थीटा 0 कब होगा, आइए देखते हैं। ये कोई एस है, वेक्टर एस है, ठीक है, तो इसका लंब इधर को जाएगा और विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आएगा, यानी जब कोई क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो उसका अभिलंब विद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा, और इस समय पूरी विद्युत बल रेखा इसमें से घुस जाएंगी। ठीक, और अगर मान लो ऐसा हो जाए तो एक भी नहीं घुसेगी, जैसे कहीं गोलियां चल रही हैं और सलाह दी जाती है कि आप लेट जाओ,
लेट गया तो आपको चांस कम है गोली लगने के। ठीक, तो इसमें जैसे विद्युत बल रेखा ऐसे गुजर रही है इसमें से, अगर ये आड़ा हो जाए, ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो एक भी बल रेखा नहीं गुजरेगी। आप समझ लो, कोई बच्चा कहेगा कि सर अगर ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो क्या होगा? फिर हमने सदिश पढ़ा था 11वीं में, इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक ऐसा जाएगा, एक ऐसा जाएगा, नीचे ऐसा बढ़ जाएगा। तो इसमें से तो गुजरेगा, लेकिन इस वाले में से नहीं गुजरेगा। ठीक, तो अगर कोई मान लीजिए वेक्टर ऐसे इधर है और वेक्टर ये इधर है, तो इसका एक कंपोनेंट क्या आएगा? इसकी दिशा में आएगा, कौन सा? एस कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट कहाँ आएगा? इसकी लंबवत दिशा में, ये होगा एस साइन थीटा। ठीक, तो इधर देखो, इधर हम ये समझा रहे थे कि अगर ये पृष्ठ ऐसा है एस, वेक्टर एस, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जो आप देख रहे हो, ये वाला है एस कॉस थीटा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ गया, और एक चला गया ऐसा हॉरिजॉन्टल नीचे, ये देखिए आप, एस कॉस थीटा ये है ऊपर, इसका जो लंब है उसी दिशा में आ गया जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र जा रहा है। ठीक, तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इसलिए ई एस कॉस थीटा होता है, और थीटा अगर 0 डिग्री हो गया तो ये मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा जाएगा। ठीक, दूसरी बात, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो मैं समझा चुका हूं, कॉस थीटा 0 हो जाएगा, इसलिए विद्युत फ्लक्स कितना होगा? 0, यानी कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। थीटा 90 कब होगा? ये देखो, ये क्षेत्रफल ऐसे डला, क्षेत्रफल का जो लंब है ऊपर को आएगा तो वेक्टर ऐसे ये कहलाएगा, और विद्युत क्षेत्र इस तरफ आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? विद्युत क्षेत्र यहाँ आ रहा है और ये लंब ऊपर जा रहा है, एस कॉस थीटा के हिसाब से क्या हो गया? 0। तो मैथ से आपको 0 समझ में आ रहा है, हम मैथ से नहीं मानते, हमें फीलिंग आनी चाहिए, फिजिक्स दिखनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। कैसे समझ में आनी चाहिए? कि अगर हम लेट जाएंगे तो हमें एक भी गोली नहीं लगेगी। ठीक है, जैसे ऐसे चल रहा है, मान लो हवा चल रही है, पानी ऐसे आ रहा है, पानी को ऐसे मार रहा है, हम लेट जाएंगे, पानी ऊपर से निकल जाएगा, हमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये लेट गए, हम लेट गए तो इधर से विद्युत क्षेत्र पानी इधर से चलता रहेगा, इसमें से बिल्कुल भी नहीं गुजरेगा। ऐसे खड़े हो गए तो पूरा इसी में से गुजरेगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या? इसके आगे क्या बेटा? आप देखो, अगर मान लो थीटा क्या हो जाए, यदि थीटा हो जाए 180 डिग्री, तो cos थीटा का मान हो जाएगा ऋण, तो ये विपरीत दिशा में अधिकतम हो जाएगा, यानी विद्युत फ्लक्स पूरा का पूरा गुजरेगा, लेकिन दिशा इसकी उल्टी हो जाएगी। कैसी? अभी ये इसका अभिलंब यहाँ को था और यही विद्युत क्षेत्र था, अब अभिलंब ऐसा हो जाएगा, अभिलंब इधर को, विद्युत क्षेत्र इधर को, ऐसे, तो ये आएगा ऋण में। ठीक, तो कुल मिला के जे फ्लक्स हो गया इनवर्ट, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे इनवर्ट को? अंदर की ओर आने वाला विद्युत फ्लक्स हो गया, ये अंतःनिष्ठ विद्युत फ्लक्स हो गया, और ये निर्गत, बाहर जाने वाले को बोलेंगे निर्गत, और अंदर आने वाले को क्या तो शब्द बोलेंगे? इनवर्ट बोलेंगे, है ना। तो जे अंदर आने वाला विद्युत फ्लक्स हो गया और जे बाहर जाने वाला हो गया, ये हो गया निर्गत। तो इसको शब्द आ गया हमें प्रवेशित। देखो हिंदी, देखो हिंदी की महिमा देखो दादा, है ना। प्रवेशित विद्युत फ्लक्स, यानी किसी पृष्ठ के अंदर जो विद्युत फ्लक्स आता है दैट इज टेकन नेगेटिव एंड द फ्लक्स मूविंग आउट फ्रॉम द सरफेस इज टेकन पॉजिटिव। किसी पृष्ठ के अंदर आने वाले विद्युत फ्लक्स को ऋणात्मक लिया जाता है, जबकि बाहर जाने वाले विद्युत फ्लक्स को धनात्मक लिया जाता है। ओके बच्चों, ठीक। तो ये बाहर जा रहा था, ये अंदर आ रहा था। चौथी बात देखिए कि अगर थीटा कितना हो जाए, थीटा हो जाए लेस देन 90 डिग्री, मतलब हमने ये कहा है कि थीटा अगर न्यून कोण हो जाए, न्यून कोण हो जाए तो cos थीटा का मान कैसा होगा? तो cos थीटा होगा धनात्मक, इसलिए विद्युत फ्लक्स कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक, यानी ये विद्युत फ्लक्स बाहर ही जा रहा होगा, अंदर नहीं आना होगा। और आखिरी बात कि यदि थीटा हो जाए ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये कितने से, क्या बोला हमने कि यदि 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा, और ये क्या बोलेंगे 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी ये हो गया अधिक कोण। क्या हो गया बच्चों? अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल अगर हो जाए
तो cos थीटा का मान प्यारे बेटा ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? The value of cos theta will be negative in case of obtuse angle, so this flux will be negative. ये सूत्र है हमारा। इसमें अगर धन भरोगे तो धन में उत्तर आ गया, और अगर उसमें हम ऋण भर देंगे तो क्या आएगा? इसलिए फाई ई बराबर क्या आ गया? ये आ गया ऋणात्मक। ओके, अरे समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आया? तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के बारे में प्यारे बच्चों। चलो गॉस प्रमेय पे आते हैं, है ना, बोस प्रमेय जिसको हम बोलते हैं। इसको गॉस प्रमेय नहीं, हम तो कहते हैं बोस प्रमेय। ठीक, तो जैसे आपने पाइथागोरस प्रमेय याद की थी 10वीं में, अभी भी याद है। 11वीं में बर्नौली प्रमेय याद की थी, अभी भी याद है। टॉरिसली प्रमेय याद की थी, अभी भी याद है। कार्नो प्रमेय याद की थी लास्ट में उष्मा में, याद है, याद है ना। समांतर अक्ष प्रमेय याद है 11वीं की लंबवत अक्ष प्रमेय याद है, 11वीं की योगफल प्रमेय याद है। ये सब कहाँ की थी? 11वीं क्लास के सिलेबस की प्रमेय, यानी जिनके हमें स्टेटमेंट भी याद है और फिर उसको प्रूव करना भी आता है। बिल्कुल ऐसे ही गॉस प्रमेय का हमें कथन पहले याद होना चाहिए और फिर उसको सिद्ध करते भी आना चाहिए। तो सबसे पहले इसका कथन देखिए, कथन क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या कहता है। गॉस साहब ने ये कहा कि अगर कोई बंद फ्लक्स, कैसा है, कोई बंद पृष्ठ है, कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, जैसे एक बॉल हो गई, बॉल तो कैसी हो गई, एक जैसी हो गई, बॉल हो गई, ये देखो ये बल्ब हो गया, ये बंद है, इसके अंदर आवेश रखा है, ये बल्ब चपटा टेढ़ा टाढ़ा जैसा चाहे चलेगा। ये इंक की बोतल है, इसके अंदर फ्लक्स रखा, अच्छा आवेश रख दें। ये डिब्बा है मेरे पास, इसके अंदर आवेश रख दें। बंद होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए पूरा, ठीक है। और इसके अंदर अगर कोई आवेश रखा है, काय के अंदर, बंद पृष्ठ के अगर कोई अंदर आवेश रखा है तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होता है, इतना होता है। बशर्ते क्या होना चाहिए, इसके अंदर निर्वात या वायु होना चाहिए, निर्वात या वायु होना चाहिए। यानी गॉस प्रमेय अभी हमने बोली नहीं, आपको समझ में पूरी आ गई। कथन क्या, किसी बंद पृष्ठ के अंदर, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का कुल मान उसके अंदर वायु अथवा निर्वात में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इन वैक्यूम और एयर। इंग्लिश में हो गया, ठीक है। चलिए, हाँ, तो ये गॉस साहब ने कहा, और इसको हम मोटे मोटे हिसाब में ऐसा लिख लेते हैं Q/ε0, तो भी चलेगा, Q इन भी लिख लेते हैं कई लोग, है ना, कि बंद पृष्ठ के अंदर आने वाला आवेश। ये गॉस प्रमेय ने, गॉस साहब ने ये कथन दिया, इसको अब हम सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है, सीधा प्रूफ। तो ज्यादातर बुक्स में एक ही प्रूफ दिया रहता है, लेकिन मुझे तो ये बात हजम नहीं होती, मैं तो आपको 2-2 प्रूफ पढ़ाऊंगा और आपको 5 मिनट ज्यादा वीडियो देखना पड़ेगा। 5 मिनट में एक ये वाला प्रूफ, 5 मिनट में दूसरा वाला प्रूफ। देखो जरा, केस 1 किसके लिए, सममित पृष्ठ के लिए, सममित पृष्ठ हेतु सिमेट्रिक सर्किट। सिमेट्रिक माने एक जैसी। तो मान लिया हमने कोई एक गोलीय पृष्ठ है, कैसा मान लिया बेटा, गोलीय पृष्ठ है, इसके केंद्र पर आवेश +Q रखा है, इस गोले की त्रिज्या R है, ठीक है। तो इसका विद्युत क्षेत्र तो बाहर को होता हमें मालूम है, और इसका जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा कहां को होगी, कोई बताएगा? अगर हम यहाँ पे कोई एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लें ds, तो उसकी दिशा त्रिज्या की दिशा में होती है। गोले का पृष्ठ का जो लंब है वो त्रिज्या की दिशा में होगा। जानते हो ना ये बात, तो 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो, है ना, इतना तो जानते हैं, अपने बच्चे बहुत होशियार हैं, नहीं है तो हो जाएंगे, ठीक। हाँ, तो सममित पृष्ठ के लिए तो पहले हम क्या करें, इतने से अल्प पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। कैसी भाषा लिखेंगे पेपर में, माना r त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ के अंदर
वायु अथवा निर्वात में बिंदु O पर धनावेश प्लस Q रखा है, जिसके कारण हमें निर्गत फ्लक्स की गणना करनी है। ठीक है, और ये फिर हम गोस्पुर में इसके प्रूफ करेंगे। अभी देखो, हाँ, तो इधर हमने एक अल्प पृष्ठ मान लिया ds और उसकी दिशा तो इसी दिशा में आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। तो इधर हम ये कहेंगे अल्प पृष्ठ स्पष्टता शब्द और लिखेंगे, है ना, स्पष्टता अल्प पृष्ठ ds से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है। कितना फ्लक्स आएगा बताएगा कोई? d phi e बराबर e ds cos थीटा। ये तो सूत्र है हमारा, तो थीटा बराबर है 0 डिग्री, इसलिए d phi e क्या आ जाएगा? e ds इंटू 1, यानी ये हो जाएगा e ds, ये तो हो गया d phi e। और e की वैल्यू कितनी होती है? e है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये सब बच्चों को पता है, जिनको नहीं पता वो पिछले वाले वीडियोस आप ध्यान से देख लें, हमारे 6-7 लेक्चर आ चुके हैं, उनको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ये होता है, जहां समझ में नहीं आए बच्चों टेंशन नहीं लेना, समझ लेना ऐसा होता है, क्योंकि जिनको बनता है वे भी तो यही मानते हैं कि ऐसा होता है। और ऐसा आप करोगे तो लाइफ में भी कहीं दिक्कत नहीं होगी। मान लिया करो कि ऐसा होता है, कभी कोई ज्यादा मुश्किल आ जाए, परेशान हो जाए, आजकल कोरोना चल रहा है ना, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसे समझ लीजिए कि ऐसा होता है। ठीक, तो ये आ गया, इतना फ्लक्स तो जा रहा है अकेले कितने में से? इस छोटे से क्षेत्रफल में से जा रहा है, ds में से। ठीक है, अतः संपूर्ण गोले में से, पूरे गोले में से जाने वाला विद्युत फ्लक्स, में से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो phi e होगा, जो वास्तव में d phi e का इंटीग्रेशन होगा 0 to phi e। ठीक, और ये पूरा पृष्ठ कैसा है? बंद पृष्ठ है, इसका मान भरा जाएगा d phi e का। d phi e को हम क्या बोलेंगे? d phi e की वैल्यू 1/4πε0 q by r स्क्वायर ds। ये कैसे निकलेगा? अगर ये पूरा का पूरा फ्लक्स हम निकालना चाहें तो ये निकल आएगा, अगर हम इसको क्लोज्ड सरफेस पे इंटीग्रेट कर दें, समाकलन कर देंगे बंद पृष्ठ पे। बंद पृष्ठ जैसे फुटबॉल देखी आपने, फुटबॉल में छोटे छोटे खाने बने रहते, पहले एक खाने से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लिया हमने और फिर समाकलन कर दिया तो पूरा जुड़ गया। ठीक है, तो ये पूरा जुड़ गया। इसमें से जो नियतांक है वो बाहर आ जाएगा, 1/4πε0 q/r²। ये सब नियत है, त्रिज्या नहीं बदल रही, देखो इधर 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 सब जगह त्रिज्या r है, नहीं बदल रही। तो ये क्या हो गया? 1/4πε0 q/r², और अंदर क्या बचा? ds। परंतु राजा बेटा, आजा बेटा, ये क्या होता है? ये बात हो रही है गोले की। गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर? इट इज 4πr²। बगल में लिख दिया जाएगा गोले के लिए। काय के लिए? हमने क्या बोला है? यहाँ पे एक गोला है। ठीक है, तो इधर क्या बढ़ दिया हमने? 1/4πε0 q/r² इंटू 4πr²। देखो बिटुआ, 4πr², r² क्या बच गया? q/ε0। ये क्या है? क्या है राजा बेटा? यही गॉस प्रमेय है। दिस इज गॉस थ्योरम। यस, हो गया ना? कितना सिंपल है। हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाई, कोण का मान 0 डिग्री डाला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण जो होती है उसका सूत्र भर दिया और समाकलन कर दिया। समाकलन ये क्या बता रहा है? बंद समाकलन है, ऐसे लिखा है माने पृष्ठीय समाकलन, क्षेत्रफल का समाकलन। ओके बच्चों, तो ये गॉस प्रमेय एक स्थिति में सिद्ध हो गई। कौन सी स्थिति में? कौन सी स्थिति में सिद्ध हुई बताइए आप? जो तब सिद्ध हुई जब कैसा था? ये गोला था एक जैसा। अब हम कह रहे हैं असममित पृष्ठ, केस 2। असममित पृष्ठ है तो क्या होगा? असममित पृष्ठ का मतलब क्या बताइए? असममित पृष्ठ का क्या मतलब है? असममित यानी ऐसे देखो, कभी प्लास्टिक की बॉल से खेले आप लोग? अरे यही समझ लो, इसके अंदर हमने आवेश रखा है, असममित है ना? कहीं रख देंगे तो कहीं पास में रहेगा, दूर रहेगा, दूर रहेगा।
ठीक, तो हमने क्या बोला है कि अब की बार पृष्ठ असममित है, हो गया असममित पृष्ठ, ठीक है। इसके अंदर अब हमने आवेश यहाँ रख दिया प्लस क्यू बिंदुओं पर, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बाहर को ही होती है। अब यहाँ पे हमने एक क्षेत्रफल लिया ds, अल्प क्षेत्रफल, ठीक। तो अब पक्का है कि इसकी दिशा इसमें नहीं है, गोला होता तो दिशा यहाँ थी, तो इसकी दिशा हो गई बेटा इधर को, मान लिया कि कहीं और है इधर को। तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा 11वीं क्लास में जो समझा था सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल माने क्या, घनकोण, क्या बेटा, घनकोण। तो यहां माना कि घनकोण बन रहा है डी ओमेगा, ठीक है। अब घनकोण क्या होता है भाई, तो 11वीं का कोई हमारा लिंक आप खोल के देख लीजिएगा, वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये बना दिया हमने, क्या घनकोण बना दिया अल्प पृष्ठ ds के कारण डी ओमेगा, ठीक। असममित पृष्ठ हो गया, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं, परिभाषा ही होती है। और E का मान कितना होता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ कितनी होती है, 1/4πε0 Q/r² होती है। ये उठा के इधर डाल दीजिए, तो क्या आ गया बताओ, d phi E बराबर क्या आया, 1/4πε0 Q/r², और ये हो गया ds cos थीटा। परंतु जो ds cos थीटा अपॉन r² है, ये लिखा है क्षेत्रफल बटे दूरी का वर्ग, और वास्तव में लिखा है अभिलंबवत क्षेत्रफल बटे दूरी का वर्ग, परपेंडिकुलर एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। देखो ds ये है, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, कौन सा होगा, जो ds cos थीटा, और यहाँ वाला क्या होगा, ds sin थीटा। तो वो जब हम कह रहे थे कि पूरा फ्लक्स इसमें से जाता है, इसमें से नहीं जाता, तो लंबवत क्षेत्रफल बटे दूरी का स्क्वायर होता है घनकोण डी ओमेगा। ये क्या है बेटा, घनकोण, ये होता है, जहां समझ में नहीं है मान लेना पड़ेगा आपको, होता है, ठीक। बहुत सी चीज जिंदगी की बात जो पहली बार देखते हैं हम। चलिए आइए आगे आइएगा। अतः डी फाई क्या हो गया, बताएगा कोई, बताएगा, मैं बताऊंगा, Q/4πε0 इतना है, और ds cos थीटा अपॉन r², ये क्या है, डी ओमेगा। इतना विद्युत फ्लक्स तो जा रहा है इतने से पृष्ठ से, अल्प पृष्ठ ds से, अब पूरे पृष्ठ से ले जाना है तो कितना जाएगा। ये कैसा पृष्ठ माना था हमने, ये कोई असममित पृष्ठ है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला या निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो अब हम पूरा नहीं लिख रहे हैं उतना सारा जैसा पिछला लिखा था, अब इसको डायरेक्ट समाकलन कर रहे हैं अपन, इस छोटे वाले फ्लक्स का समाकलन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से जो नियतांक है वो बाहर आ जाएगा, बंद पृष्ठ पे समाकलन जैसा पहले हुआ था वैसा ही हो रहा है। ये देखिए डी ओमेगा, परंतु राजा बेटा डी ओमेगा दुनिया का कोई भी बंद पृष्ठ है, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर पूरे पृष्ठ के द्वारा बनाए गए घनकोण का मान हमेशा 4 पाई होता है। 11वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हमारे वीडियो देख लो, है ना, हमें फोन लगा लो, ये नंबर लिखा है, समझा देंगे, ठीक। डी ओमेगा पूरे पृष्ठ के द्वारा बनाया गया घनकोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। ये कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन। तो यहाँ पे आ जाएगा Q/4πε0 इंटू 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई का टट्टा क्या बचा, Q/ε0। ये आ गया ना फ्लक्स, ठीक। ये क्या है, यही गॉस प्रमेय। तो एक बार हमने गॉस प्रमेय यानी क्या, J Q/ε0 कर दिया सिद्ध सममित पृष्ठ के लिए, एक बार कर दिया असममित पृष्ठ के लिए, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे कि अगर मान लो अंदर निर्वात नहीं है, अगर बंद पृष्ठ के अंदर वायु अनिर्वात नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, माध्यम तो होगा, तो कैपिटल के से और भाग हो जाएगा, ठीक। मतलब कैसा, 1 मिनट और ले रहा हूं, 1 मिनट ले रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं ले रहा हूं। यदि बंद पृष्ठ के अंदर कोई माध्यम उपस्थित हो, क्या बोला, यदि बंद पृष्ठ के अंदर माध्यम हो, यानी निर्वात हो ही ना, क्या बोले,
निर्वात है ही नहीं, क्या है, कोई माध्यम है, तो गॉस प्रमेय कैसी हो जाएगी, पता है कैसी हो जाएगी, फिर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू K, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, एप्सिलॉन अपेगा, और एक मिनट K को लिख सकते हैं एप्सिलॉन R, और इन दोनों के मल्टीप्लाई को एप्सिलॉन लिख सकते हैं, ठीक है। इस पृष्ठ को ऐसा चपटा कर दो, ये सब गॉस प्रमेय ही है। लेकिन ये जब पृष्ठ के अंदर कोई माध्यम आएगा तो फिर यही प्रमेय ऐसी बन जाएगी, नहीं तो K हट जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। समझ में तो आया है 200%। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये तो भूलना नहीं है। 4 दोस्तों को बताना नहीं भूलना, हम ऐसे पसीना बहा के आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। फिजिक्स को अपन को हर उस बच्चे तक पहुंचा देना है जिसको टीचर नहीं मिल पा रहे हैं अच्छे। गांव देहातों में दूर दूर जहां बच्चे हों, है ना, नमस्ते फिजिक्स सब्सक्राइब कर लो, फिजिक्स सीख जाओगे। ओके बच्चों, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।